नमस्ते। मैं आर डी श्रीवास्तव फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। 13 तारीख वाले पेपर में जो फुल सिलेबस टेस्ट था तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे और बच्चों ने उसको मोस्टली गलत कर दिया कुछ। तो देखिए उसमें क्या खास चीज़ है, कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उसको ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। और ये देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और जब इसको आप पढ़ोगे तो इसमें आपको सब कुछ करेक्ट दिखेगा, तो काफी कंफ्यूजन रहा। डिस्कशन में भी और काफी ये चर्चा का विषय रहा, तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं जरा। और देखिएगा इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं जिसको हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और मोस्टली स्टेटमेंट्स में 1 2 3 में ऐसी चीजें उठाई गई हैं जिनको हम गलत समझते हैं, बट वो एक सर्टेन कंडीशन में ही सही है और अपने सिलेबस में हमेशा वो कंडीशन फॉलो होती हैं, तो हमें हमेशा सही लगती हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं लगती हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। When a charged particle is projected perpendicular to the magnetic field, its path is always circle। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए, परपेंडिकुलर चले तो सर्किल में घूमता है। रेडियस का फॉर्मूला भी याद है, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन अब जरा जाकर के जहां जहां भी आपने पढ़ा हो, जिस जगह से पढ़ा हो, दोबारा पढ़िएगा। और एक वर्ड आपको हमें हमेशा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पहले यूनिफॉर्म लिखा हो। सर्किल बनता है नॉर्मल प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर सर्किल नहीं, कुछ और बनेगा। फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के हमको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट इस तरीके से गलत है, और ये गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वर्ड इसमें नहीं लिखा है। अगर यूनिफॉर्म लिखा होता तो ये सही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप पार्टिकल को फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकिए, सर्किल मिलेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कंडीशन नहीं फॉलो होगी। मैग्नीट्यूड बढ़ गया, घट गया, तो डायरेक्शन चेंज होने लगी तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए ये गलत हो गया। अब सेकंड वाले में देखिए, देखने में तो ये भी सही रहेगा, लेकिन बेटा ये जो एनर्जी निकलती है ये बेसिकली किस फॉर्मूले से आई है देख लो। हम लोग लिखते हैं P बराबर 1/3 m इंटू एन अपॉन वी इंटू सी बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, प्रेशर फॉर्मूला है जो केटीजी में डिराइव किया जाता है। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2/3 और v को ऊपर पहुंचा दिया pv, और ये जो mn है दिस इज द मास ऑफ द गैस, तो 1/2 बचा, मास ऑफ द गैस बचा, और c बार स्क्वायर आ गया, और इसको एनर्जी लिख देते हैं। तो अब गड़बड़ क्या रहा, देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर वाली एनर्जी है, तो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है।
ट्रांसलेशनल एनर्जी। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, लेकिन दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। तो इस फॉर्मूले में इट इज नॉट गुड रोटेशनल, इसीलिए जो मेरे पास ये फॉर्मूले आते हैं वो सिर्फ जब हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस निकालते हैं तो मोनोटॉमिक के लिए तो वो 3/2 PV आता है, लेकिन डायटोमिक में रोटेशनल भी होता है, ट्राई में भी रोटेशनल एनर्जी होती है, तो उसके लिए सही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि टोटल के बदले में यहां ट्रांसलेशनल होना चाहिए, ये ट्रांसलेशनल होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो ये भी गलत हो गया है। और ये जो m है ना, ये मास नंबर नहीं है, ये मोलर मास है और ये ग्राम में रखा जाता है। मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आपको ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकालनी है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 300 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस में साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, तो दैट इज गामा। गामा आप जानते हैं 1.4 डायटोमिक गैस है, आर टेम्परेचर 300। अब यहाँ 28 मास नंबर नहीं लेंगे, 28 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। मोलर मास लेंगे, वो भी केजी में लेंगे, तब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मास नंबर नहीं लिखा होगा, आप किताब में देखिएगा वेयर एम इज द मोलर मास, सब जगह लिखा रहता है। तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम ध्यान नहीं देते हैं, और चूंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा वो कंडीशंस यूज करते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये हमेशा सही है, लेकिन जब कंडीशंस हटती हैं तो वो स्टेटमेंट जनरल वे में सही नहीं होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट उसी टाइप के थे, और जो आपको गलत लग रहा था वही सही है। मैग्नेटिक फील्ड चाहे बार मैग्नेट की वजह से हो और चाहे करंट स्टेडी करंट की वजह से हो, वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव ही होती है। देयर आर डेरिवेशंस, तो हम तो वो नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ ए शॉर्ट टाइम डिस्कशन ऑफ पेपर, वो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का। तो इन थ्योरी लेक्चर्स एंड थ्योरी नोट्स ये चीज़ें प्रूव्ड भी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, मैं इसको लिख देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस, ये कंजर्वेटिव होती है। और मैग्नेटिक फील्ड बाय, चाहे वो स्टेडी करंट की वजह से हो और चाहे बार मैग्नेट की वजह से हो, चाहे वो चेंज इन ई की वजह से हो, ये तीनों नॉन कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको और मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, यानी चेंज इन फ्लक्स से, वो भी नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो बेटर होगा कि इसको आप लर्न कर लीजिए। प्रूफ तो किताबों में दिए रहते हैं, लेकिन वो उतने आवश्यक भी नहीं है कि आप प्रूफ करते फिरें, बट फैक्ट्स ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आगे आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे ये फोटोग्राफ फाउंड बाय ये पिनहोल कैमरा, तो पिनहोल कैमरा क्या होता है? देखो, ये एक स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन है और ये फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। मतलब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये उस जगह
स्पॉट बना देगी। तो यहां इसके आगे फ्रंट वॉल में क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा होल कर देते हैं पिन के साइज का, इसीलिए इसको पेन होल कैमरा कहते हैं। और सब जो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहां से बहुत सारी रेस चलेंगी और ये सारी रेस का एब्जॉर्ब हो जाएंगी या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो कुछ भी होगा अंदर नहीं जा पाएंगी, बिकॉज दिस वॉल इज ओपेक सरफेस। खाली जो होल से जाने वाली रे होगी वो पहुंचेगी ऐसे। तो यहाँ पे पॉइंट बी है, तो हर पॉइंट से एक रेस चलेगी और इसी जगह ये लाइट मिल जाएगी। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है, अब ये इमेज तो नहीं है, इमेज के लिए या तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए या रिफ्रैक्शन होना चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं है। शैडो भी नहीं है, शैडो तो वो जगह होती है जहां पे लाइट रे नहीं पहुंचती है, यहां तो पहुंच रही है भाई। तो ये बेसिकली है क्या, इट इज एन ऑप्टिकल पैच। ये ऑप्टिकल पैच है, प्रकाश का धब्बा है, और इस जगह वो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं लाइट से, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो फोटो इक्वेशन, फोटो रिएक्शंस हो जाते हैं, तो आपको फोटोग्राफ मिल जाती है। तो ये रियल इमेज भी नहीं है, वर्चुअल इमेज है ही नहीं है, शेडो है ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज है। और आपको थोड़ा और कंफ्यूजन करने के लिए अगर हम चौथा ऑप्शन टेस्ट पेपर बनाने वाला ऑप्टिकल पैच दे देता, तो कुछ लोग टिक मार देते कि यही होगा, क्योंकि कई बच्चे इस चक्कर में थे, तो यार ये तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इमेज नहीं है, शेडो भी नहीं है। लेकिन चौथा आंसर और कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दीज दे दिया गया है। तो सोचने लगे कि ऑप्टिकल पैच तो दिमाग में आ ही नहीं रहा था, तो इन्हीं तीन में से कोई होगा, तो जिसको जो बेस्ट सूटेड लगा वो टिक मार के चला आया। बहुत कम बच्चे कॉन्फिडेंट थे जो ये करके आए हैं, और 305 बच्चों ने गड़बड़ किया है, और मोस्टली ने छोड़ दिया है, मुझे मालूम है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखो, ये एक इलास्टिक रोप है और इसको ऐप से खींच रहे हैं, तो कहते हैं कि एक्सटेंशन कितना होगा। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए, इस इलास्टिक रोप में टेंशन सब जगह एफ नहीं होगा, एफ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि यानी जो फोर्स आप खींचते हैं वो स्ट्रेस एफ अपॉन ए नहीं होने वाली है, क्योंकि इधर फोर्स लगाओगे तब तो ये चल देगा। तो डेफिनेटली यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया। सपोज ये एक्स डिस्टेंस है, इसकी लेंथ डी एक्स ले ली, तो इसको जब खींचेंगे तो मास है, तो हर वेट टेंशन डेवलप हो जाएगा। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि इस जगह टेंशन क्या होगा। तो टेंशन कैसे निकालते हैं, यहां से स्प्लिट कर देते हैं, ये वाली लेंथ एक्स है, इधर फोर्स एफ लग रहा है, तो ये वाला इसको टी से खींचेगा, ये इधर टी से खींचेगा। इसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, एफ माइनस टी बराबर इसका मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन। और एक बार पूरे के लिए लगा दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू ए की जगह एफ बाई एम। तो ये एम से एम कट गया, तो टेंशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स बाई एल आ गया। तो एफ कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बाई एल, ये टेंशन है। ओके, अब इस स्मॉल पोर्शन में लेंथ कितना चेंज होगा, नाउ यू क्लियर कि इस पे dx पोर्शन में टेंशन टी है, तो इसमें एक्सटेंशन क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए,
टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस पोर्शन की जो लेंथ है वो dx, और साथ में ऑफ कोर्स यंग मॉडुलस y। तो ये इतने पोर्शन का लेंथ है और हमें पूरे का एक्सटेंशन चाहिए, तो डेल्टा एल विल बी इंटीग्रल 0 से l t अपॉन a dx अपॉन y, यंग मॉडुलस है। तो t की वैल्यू रख देंगे f1 माइनस एक्स बाई एल, और dx अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यंग मॉडुलस, और x ग्रोस फ्रॉम 0 से l, और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट थर्ड आंसर। इंटीग्रेट करना तो सब लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन कोई कठिन नहीं। ये इंटीग्रल 0 से l। तो ये इसकी कहानी थी, और इसको थोड़ा एनालॉजी से भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जब एक देखो, इसको करने का एक एग्जाम वाला भी तरीका है। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस इंटीग्रेशन, यू कैन यूज ए वेरी पॉपुलर रिजल्ट, कि अगर कोई वायर होता है तो सेल्फ लोड से, मान लो इसका मास m है, लेंथ l है, और इसको हमने लटका दिया, तो सेल्फ वेट से ये कितना बढ़ेगा। तो हम मानते हैं कि इसका मास यहाँ सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू वेट की जगह mg अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया y, और l की जगह l/2 ले लेते हैं। तो अगर आप एनालॉजी लगा दीजिए तो ये यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म के केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में लाई करेगा। तो आप मान लीजिए कि ये F यहाँ पे काम कर रहा है, तो इतने में एक्सटेंशन हो जाएगा, तो F अपॉन A और Y मतलब यंग्स मॉडुलस, और लेंथ की जगह l/2 ले लीजिए, तो ये टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस एनालॉजी से आप आइडिया ले सकते थे और निकाल सकते थे। तो ये फंडामेंटल तरीका है जैसे निकालना चाहिए, और ये शॉर्टकट है कि इफ इट इज मूविंग देन यहाँ पे लगा हुआ फोर्स मान लो। चार 425 बच्चों ने गलत किया इसे, और ये इसलिए गलत किया कि ज्यादातर वही F अपॉन A और डेल्टा L/L करके चले आए थे। इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास और एनर्जी नहीं कंजर्व होती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूक्लियस बनते हैं, तो जब एक न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है। आप जानते होंगे बाइंडिंग एनर्जी निकालने में, तो सपोज A प्लस B से आप C प्लस D बना रहे हैं, तो कुछ इसका मास होगा, कुछ उसका मास होगा। तो जब ये नए मासेस बनेंगे तो कुछ ना कुछ मास चेंज जरूर हो जाएगा, तो मास इज नॉट कंजर्व। और ये जो एलिमिनेटेड मास होगा, अगर वो कम हुआ है तो एनर्जी निकलेगी, अगर बढ़ा है तो आएगी, तो एनर्जी भी कंजर्व नहीं है। तो क्या कंजर्व है? ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी कुछ नहीं होती है, m0c², ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये मास प्लस एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारी चीजें कंजर्व रहती हैं, और सबसे ज्यादा काम हमें इसी का पड़ता है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का, और इसी का यूज करके हम लोग रिएक्शन की Q वैल्यू वगैरह निकालते हैं। और बाकी जो कंजर्व रहती हैं मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 चार्ज कंजर्व रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व रहते हैं, और दोनों तरफ के मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, स्पिन कंजर्व रहती है, पेयरिटी कंजर्व रहती है। इतनी चीजें कंजर्व रहती हैं। तो मास नहीं कंजर्व रहता है, एनर्जी नहीं कंजर्व रहती है। मास प्लस एनर्जी अगर लिख देता
कोई ऑप्शन ये होता है जैसे यहाँ पे हम या रिलेटिविस्टिक एनर्जी की जगह पे हम मास प्लस एनर्जी लिख देते तो ये कंजर्व रहता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए इन द फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला है और इसको आप देख लीजिए। P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू बी प्लस ए इंटू बी। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस ए इंटू टी ई की पावर माइनस सी अंडर रूट टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वॉट एवर विल बी, एंड दैट इज ए इंटू टी इंटू ई की पावर ये सारी चीजें। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये प्रेशर है और प्रेशर की डायमेंशन, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पी नॉट बी ए बी और ये पी नॉट। ठीक है, पी नॉट इंटू दिस और ए इंटू दिस, तो इसको कंसीडर कर लीजिए। तो बेटा ये जो टर्म है ना ये डायमेंशन लेस होगा। अगर तुमसे कहा जाए एक्स की डायमेंशन बताओ तो पावर को डायमेंशन लेस कर दो, तो ये e की पावर वाला टर्म डायमेंशन लेस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो अब प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन टी और कर दीजिए, तो एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री, ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था डायमेंशन का, इसको फ्रेम इस तरीके से किया गया था कि आप थोड़ा डर जाएं। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सही था। 345 लोगों ने डायमेंशन का क्वेश्चन गलत किया है, तो ताज्जुब की बात है। और ये तो फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं कि अगर ये दो मोल्स मिलाए गए हैं तो मिक्सचर के गामा का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस वन। तो N1 अपॉन गामा वन माइनस वन और N2 अपॉन गामा टू माइनस वन। इसको डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये फार्मूला इजी है और अगर कई गैसेस को मिलाया जाए तो मिक्सचर का गामा निकालने के लिए यही यूज करते हैं। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे तीन गैसेस मिला दी जाए तो तीन के लिए ये क्या बनेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन मिक्सचर का गामा माइनस वन इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस N2 अपॉन गामा टू माइनस वन और N3 अपॉन गामा थ्री माइनस वन। तो बहरहाल यहाँ तो दो ही हैं और ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और इससे अगर आप गामा निकालें थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके तो गामा की वैल्यू ये आएगी। आप इसमें से एलसीएम ले लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए ये सब। तो जैसे इसको अगर हम करें N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस वन, सॉरी अपॉन गामा माइनस वन, तो गामा वन माइनस वन इंटू गामा टू माइनस वन, तो गामा टू माइनस वन इंटू N1 प्लस गामा वन माइनस वन इंटू N2। तो ये टर्म आ गया है। और फिर आपको गामा निकालना है तो पलटो और फिर सॉल्व करो। तो देयर इज ए लॉन्ग प्रोसेस बट यू कैन डू इट, और अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा है।
और बेटर तो ये होगा कि ये 3 नहीं है, तो अगर आपको ये याद है तो ये 3 नहीं है तो यही होगा, या तो कोई नन ऑफ द गिवन आंसर दिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो डॉपलर इफेक्ट होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी, और ईच वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन वेलोसिटी एट साउंड। तो लिसनर एंड सोर्स अगर रेस्ट में है तो नो रिलेटिव वेलोसिटी, नो डॉपलर इफेक्ट। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो नो रिलेटिव वेलोसिटी। नन ऑफ दी अबव केस, दोनों में जब किसी में नहीं है तो नन ऑफ दी अबव में, इसमें किसी में भी डॉपलर इफेक्ट आप नहीं पाएंगे। और ये मेमोरी का लॉस है। v बराबर बेटा ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ये सही है। a बराबर ओमेगा क्रॉस v होता है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये गलत है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है। तो पहला वाला गलत था, तो अगर आपको मोशन के फॉर्मूले ठीक से याद है तो ये हो जाएगा सही, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसमें कुछ गलत समझाने वाली बात नहीं है, बस इसमें खास बात यह है कि v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है, और ज़्यादातर बच्चे इसको आर क्रॉस ओमेगा इसको सही समझते हैं। कई लोगों ने इसको भी गलत किया होगा, ये सही है ये गलत है। और ये देखिए ये इधर जा रहा है, तो दिस इज ए क्लू। और नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो इधर से करंट क्लॉकवाइज ऐसे बहेगी, और जब करंट क्लॉकवाइज बहेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप लोगों को कंफ्यूज बच्चे क्यों हुए, क्योंकि ये जब लगा हुआ था तो वो करंट तो लगभग सभी ने सेम निकाली, तो इन्होंने कहा पॉजिटिव से तो चार्ज निकलनी चाहिए। तो अरे भैया ये सेल थोड़ी है जो सेल निकालेगा, जो करंट निकालेगा ये सेल थोड़ी है, ये कैपेसिटर है। मैग्नेट को मूव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैग्नेट को मूव कराना शुरू किया तो इंडक्शन से करंट ऐसे बहेगी, तो ये पॉजिटिव एक्यूमुलेशन होगा, ये नेगेटिव एक्यूमुलेशन होगा। तो प्लेट बी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, सेल समझ के लोगों ने गड़बड़ कर रहे थे इसको। और ये एक सिंपल फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिप tan थीटा बराबर होता है v अपॉन h, और कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल। तो ये √3v हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला का था, आपको डेफिनेटली फॉर्मूला भूल गया होगा। तो ये फिर से पढ़ने का अधिकार आ गया है, सब लोग पढ़िए, और हमने सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए हैं। आई होप कि इन फ्यूचर टेस्ट यू विल नॉट रिपीट दीज एरर्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लाइव न्यूज चैनल पे स्वागत करता हूं। 13 नवंबर 2022 को जो आपका फुल लेंथ टेस्ट पेपर 8 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूं। तो चलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन पे बहुत ही तन्मयता के साथ सीखते हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से एक्टिव रहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं इनका शो करने का दो ही वजह हो सकता है। पहला क्या, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही मिलता है जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब कि वो रोटेट ना करे, बिना एनर्जी दिए वो रोटेट ना करे, चाहे वो साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, और चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। वहां पे जहां कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का चांस होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि रोटेट करने पर उसका पोजीशन बदल जाए, मतलब
उसके ओरिएंटेशन बदल जाए, स्पेस में उसका दूरी बदल जाए, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने का चांस होता है। तो अगर मैं बात करूं, आप जैसा कि आप सभी जानते हो क्या, कि अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे जो ग्रुप लगने वाले होते हैं वो अगर अलग अलग ग्रुप रहेंगे, अलग अलग ग्रुप, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि सीस और ट्रांस के फॉर्म में हो जाएगा, इनका स्पेस में दूरी भी बदल जाएगा एक दूसरे का। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि अलग अलग ग्रुप होंगे तभी होगा। लेकिन ये तब कंडीशन फुलफिल होता है जब ये डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में ना गया हो। अगर ये डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाए तो हम देखेंगे कि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जरिए उसके दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तो नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन तब होता है जब डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में न गया हो, तब हम बात करते हैं क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और दूसरा कंडीशन कि ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ये ग्रुप अलग अलग होगा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बात करूं पहले वाले ऑप्शन में, तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो H2 डबल बॉन्ड हमने कहा था कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। बट यहाँ पे ध्यान दें कि भाई अगर इसको तो होना तो नहीं चाहिए, क्यों, डबल बॉन्ड तो है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ पे होगा। दूसरी बात, इस कार्बन के पास जो ग्रुप लगे हैं दोनों सेम ग्रुप लगे हैं, एच एच, तो होना तो नहीं चाहिए था। लेकिन हम कंडीशन आपको बताएं कि अगर डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में गया है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रा करो, फिर वहां देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां तो नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में चला गया। अब कॉन्जुगेशन में चला गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा, कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें इस तरीके से बनेगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया और इनके पास डिफरेंट ग्रुप भी है, तो यहाँ पे जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कभी। जब भी आया था कि डबल बॉन्ड है तो अगर अलग अलग ग्रुप होंगे, एल्कीन की बात करें बेसिकली तो उसके कार्बन के पास अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन एक एक्सटेंड नॉलेज होता है क्या, कि अगर डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में चला गया तो वहां उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर वहां चेक करेंगे क्या वहां पे तो कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। तो बेसिकली हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही मिलता है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द भी होगा भाई अराउंड, और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी होगा, वहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो क्या अल्काइन नहीं करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उनका स्पेस में ओरिएंटेशन भी बदलता तब। बट यहाँ पे लीनियर है, कार्बन 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 के बीच में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर है, स्पेस में उनका ओरिएंटेशन बदलेगा ही नहीं, दूरी बदलेगा ही नहीं, उनका पोजीशन चेंज ही नहीं होगा, तो ये नहीं करेंगे। ठीक। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, थर्ड ऑप्शन की, तो जो साइक्लोएल्केन होते हैं, जो साइक्लोएल्केन होते हैं, साइक्लोएल्कीन जो होते हैं हमारे, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन उस रिंग में, साइक्लोएल्कीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कंडीशन क्या है
कि जो उस रिंग में कार्बन हो वो 8 या 8 से ज्यादा हो। कार्बन की संख्या वहां पे 8 या 8 से अगर ज्यादा रहेगी रिंग में तो साइक्लोएल्कीन भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये साइक्लो एल्कीन तो है बट ये साइक्लोहेक्सिन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 ही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन नंबर 7 तक, साइक्लोएल्कीन में कार्बन नंबर 7 तक अगर हम बात करें, कार्बन नंबर 7 तक इसमें केवल और केवल सीस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सीस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। ट्रांस की उतनी औकात ही नहीं होती, ट्रांस बनता तो है, पैदा होते ही मर जाता है, इतना अनस्टेबल होता है। तो कार्बन नंबर 7 तक सीस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर मैं ट्रांस फॉर्म बनाऊंगा इसका तो उतना ज्यादा बॉन्ड में स्ट्रेन पैदा हो जाता है, स्ट्रेन डेवलपमेंट हो जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म इसका नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेरी अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का तरीका क्या है कि सीस से अगर ट्रांस बना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट यहाँ पे कार्बन नंबर 7 तक, साइक्लोएल्कीन में कार्बन नंबर 7 तक सीस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता, पैदा होते ही खत्म हो जाता है। उसकी जो लाइफ टाइम होती है बहुत ही कम होती है, बहुत शॉर्ट टाइम होती है उसकी, बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्योंकि जैसे ही हम ट्रांस बनाएंगे इसमें तो बॉन्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन डेवलप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा घट जाती है। इसीलिए कार्बन नंबर 7 तक सीस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कार्बन नंबर 8 या 8 से ज्यादा, जैसे कार्बन नंबर 8 और 8 से ज्यादा करते हैं तो वहां पे ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता सीस फॉर्म से। उस केस में भी सीस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सीस और ट्रांस बना कार्बन नंबर 8 से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर कार्बन नंबर 7 या 7 से कम वाले जितने भी साइक्लोएल्कीन होंगे वो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकते। उसके रीजन ये है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो बनना ही नहीं चाहेगा, इसलिए वो सीस फॉर्म में अगलौता सीस फॉर्म ही रहता है, इसीलिए नहीं करता। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि साइक्लोएल्कीन भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट कंडीशन क्या है, उस साइक्लोएल्कीन में रिंग में कार्बन की संख्या 8 या 8 से ज्यादा होगी तो ही कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 6 ही थे तो ये नहीं करेगा। तो इसके भी यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CO मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लिगेंड, इट डोनेट इट्स लोन पेयर फ्रॉम विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग। क्या एक कंसेप्ट सिखाते हैं, उस कंसेप्ट का नाम है होमो एंड लूमो। पहले होमो और लूमो के बारे में जान लेते हैं क्या होता है भाई। इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो होमो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ, होमो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां आता है। इसका काम क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भाई साहब ये हमको बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालो, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो, मतलब वो रिएक्टिव हो, मतलब एनर्जेटिक हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहते हैं कि होमो का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालो जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, रिएक्टिव हो, एक तरीके से क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका कंसेप्ट है। ये था होमो का कंसेप्ट कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि दिए गए कंपाउंड का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक, और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से निकालेंगे, इसका सेंस ये है।
और लूमो का कंसेप्ट क्या होता है भाई, यहाँ पे जो लूमो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे HUMO था हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भाई साहब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें इन होते हैं, इसमें भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें इन होते हैं, इसमें भरे जाते हैं। क्या कि ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तुम उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरो जहां जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले से स्टेबल है वहीं भेजो। ठीक, तो ये कंडीशन है, कंसेप्ट है HUMO और LUMO का। तो इसके बिहाफ पे मैं इस क्वेश्चन को करूं, ये माइंड में सेट करिए कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वहां से निकालेगा जहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिएक्टिव हो। तो अगर मैं इसका CO का मॉलिक्यूलर, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा इसमें थोड़ा सा खास, जैसे मैं बात करूं CO, तो अगर मैं 1s2 की बात करूं, ये हो गया आपका कार्बन का और ये आपका हो गया ऑक्सीजन का। एक्चुअल में कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसलिए हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखें, अगर मैं बात करूं कि 1s2 ये कार्बन का हो गया, ठीक, और ये आपका ऑक्सीजन का हो गया 1s2, थोड़ा सा इसका एनर्जी कम रहेगा। तो इसमें अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनाएंगे, एक जिसकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी कम हो, एक की ज्यादा हो। तो अगर हम बनाए इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और अब बाहु और हुम्स रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे कि जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग ये भरेंगे इसमें, फिर ये भरे जाएंगे इसमें। ये 1s या और s ऑर्बिटल मिल के हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। और ये आपको इसको जिसकी एनर्जी जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार S1 1s, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, सिमिलरली 2s2 की बात करें तो इसमें भी थोड़ी एनर्जी इसकी कम होगी। ऑक्सीजन का 2s2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। इसमें भी अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसका बनेगा सिग्मा 2s, इसका सिग्मा 2s बनेगा। और अगर मैं अब एंटी बॉन्डिंग भरा जाएगा, ये इसका ये कंडीशन हुआ कि भाई ये कार्बन का 1s2 और ये 2s2 कार्बन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1s2, यहाँ पे कार्बन का 1s2, इसके अकॉर्डिंग भरे। अब मैं बात करूं p ऑर्बिटल की, तो अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p ऑर्बिटल की यदि मैं बात करूं इसको सिग्मा 2s बोला तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। बहुत ही कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है, थोड़ा इसमें जगह नहीं है। तो क्या करेंगे, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया 2p कार्बन का, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का 2p, इसका भी थोड़ा एनर्जी कम रहेगा 2p। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम भरेंगे तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट इसमें है क्या कि इसको अगर हम भरें तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई 2px पाई 2py, और एक आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, ऐसे भरे जाएंगे।
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें एक खास बात यह होती है कि जैसा कि हमको पता है कि भाई इसमें कंडीशन क्या हो जाता है कि इसमें जो सिग्मा स्टार 2s जो एनर्जी लेवल होता है ये कहीं इससे भी ज्यादा हो जाता है। पाई 2p x पाई 2py से भी एनर्जी इसका प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, हम लोग पहले ये भरेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन सीओ के केस में ऐसा होता है। और इसका भाई एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो खाली ही रहेगा, इसका एंटी बॉल बनाएंगे तो खाली खाली ही रहेगा एक तरीके से। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें एक दो कार्बन का, इसमें ऑक्सीजन का एक दो, फिर ऐसे भरे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहले लोवेस्ट वाले में भरे जाएंगे फिर इसमें भरे जाएंगे। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि जब हम सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, थियरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बहुत ही कंसेप्ट इसमें ये है कि इसमें जो सिग्मा स्टार 2s वाला ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी पाई 2p x पाई 2py और सिग्मा 2pz से भी ज्यादा हो जाती है। इसमें एक ऐसा प्रैक्टिकली ये देखा गया, ये पाया गया, इसमें इतना ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाती है। और हमको पता है होमो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम उसी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसीलिए इसीलिए अगर कभी आप देखो कि अगर मैं सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कहूं, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन 2 होता है। तो बॉन्डिंग यहाँ पे कितने हैं टोटल? बॉन्डिंग कितने हैं भाई? 10 और ये 4 अपन 2 यानी कितना 3 आता है। लेकिन अगर मैं CO की बात करूं, CO प्लस यानी प्लस आ गया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉन्डिंग में से निकलना चाहिए था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से निकलना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या होता, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से निकलता तो इसका CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता वो कम होता। इसका 3 आया तो उसका कम होना चाहिए CO प्लस का, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से निकलना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां से निकालते होमो के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिग्मा स्टार 2s में से तो इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की है। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी इतनी ज्यादा है तो होमो के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में से निकालेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर मैं CO प्लस की बात करूं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3.5 आ जाता। घटना चाहिए था। अगर मैं रियलिटी जो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर उसकी मैं बात करता तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से निकलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे CO में प्रैक्टिकली ये पाया गया कि सिग्मा स्टार 2s का जो ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है। इनके पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz से भी ज्यादा हो जाती है। इसमें एक कंडीशन पाया गया। तो यहाँ पे होमो आप लगा दो। तो होमो का कंसेप्ट हर मॉलिक्यूल में आप लगाओ, लेकिन हाँ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू करो। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो घटना चाहिए था बॉन्ड ऑर्डर, बट यहाँ पे बढ़ गया। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का CO से ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ CO का CO प्लस से कम होता है। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि भाई CO मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड, इसका जो इट्स डोनेट इट्स लोन पेयर, अपना लोन पेयर कहाँ से डोनेट करेगा, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से वो डोनेट करेगा? बहुत ही साधारण है यहाँ पे कंसेप्ट, क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा जहां जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो अनस्टेबल होगा, जो रिएक्टिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी का है, इसका एनर्जी ये। अब ये होमो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसी में से इलेक्ट्रॉन निकला जाएगा। तो लोन पेयर यहीं से निकलेगा आपका सिग्मा स्टार 2s। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने की तरीका, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किए हो तो इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन फिलअप करो तो अकॉर्डिंग टू होमो और लूमो। होमो क्या कहता है कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालो जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टिव हो। और लूमो क्या कहते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन वहां फिल करो जहां उसको जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। मेरे पास जगह नहीं है
लेकिन किसी को अगर हमको लाना है तो उसको एक ऐसा स्थान देंगे, एक ऐसा प्रोवाइड करेंगे स्थान जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिले। इसलिए लूमो भाई साहब कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को वहां फिलअप करो जहां जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जहां उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। और ये कहते हैं वहां से निकालो जहां से रिएक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था। तो अब एक कंसेप्ट लिखो आप इसमें, क्या कि ऐसे ही कुछ कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिले, आपको ऐसे कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे मैं कहूं कि सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ना, या एन ओ, अगर इन सभी में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा या कहाँ से निकलेगा, तो इन सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के थ्रू, और उसमें आप कंसेप्ट लगा देना होमो, और दूसरा होता है आपका लूमो। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप भी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और निकाल भी सकते हैं। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था। तो इनका पूछा जाए कहीं भी, आपसे ये पूछा गया था, हमने देख लिया कि सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, प्रैक्टिकली ये पाया गया। तो वहां से इसको इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले कंसेप्ट की बात करें, एक्चुअल बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले, एक्चुअल में जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्यों होती है ऐसा? इसलिए होती है क्योंकि चार्ज अपन साइज का जो रेशियो होता है इन दोनों का, वो कंपेरेबल होता है, इसीलिए वो ज्यादातर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बताओ उनके प्रॉपर्टी सिमिलर के बारे में, लिथियम और मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि भाई आप बताओ कि लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में जो कहा गया क्या करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो पूछा जा रहा है आपको इनकरेक्ट। तो ये बोथ फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, बहुत सही कहा गया, क्योंकि जो लिथियम होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं वो बाइकार्बोनेट बनाते हैं और वो सॉल्युबल भी होते हैं। बाइकार्बोनेट लिथियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू उसके कार्बोनेट के। तो ये पहला वाला तो सही है। ये दोनों बोथ फॉर्म नाइट्राइट, ये भी सही है, दोनों के दोनों नाइट्राइट बनाते भी हैं भाई। जैसे नाइट्राइट में देखा जाए तो Li3n, ये आपका नाइट्राइट बनाता है लिथियम, और मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं तो Mg3n2, यानी ये भी कथन सही हो गया हमारा। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2, ये भी सही कहा गया। दोनों के दोनों जो नाइट्रेट, लिथियम और मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट होते हैं वो NO2 और O2 देते हैं हीट करने पर। देखते हैं, जैसे मैं नाइट्रेट की बात करूं, LiNO3 की बात करूं, इसको हीट कर दूं मैं, ठीक, तो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 हमको मिलता है, ठीक। और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो MgO प्लस NO2 प्लस O2 हमको मिल जाता है, मिल गया। तो ये भी सही है कि क्या नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम और मैग्नीशियम NO2 और O2 देते हैं हीट करने पे? तो बिल्कुल देते हैं, देते हैं। बट अगर चौथे ऑप्शन की बात करूं, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, तो यहाँ पे मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट बनाता है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो बेसिक कार्बोनेट बनाता है। बट लिथियम ना के बराबर बेसिक कार्बोनेट बनाता है, क्योंकि उसकी लिथियम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो जो बेसिक कार्बोनेट होता है वो ना के बराबर, इट मीन्स वो नहीं बनाता, उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बोथ फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम जो होता है बेसिक कार्बोनेट बनाता है, लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज जो नहीं बनाता, ना के बराबर बनाता है, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट, तो चौथा वाला इनकरेक्ट होगा, तो चौथा वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन टू हाफ सेल। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में तो जानते होंगे, क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
ये है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको आप चेम्बर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक चेम्बर। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है कि जो उसमें सॉल्यूशन डिजोल्व करेंगे उससे रिएक्ट ना कर जाए, ये इनर्ट टाइप का होता है, नॉन रिएक्टिव। तो अगर मैं इसमें जिंक का रॉड, इसमें जिंक का रॉड डालूं, ठीक, जैसे ही, और इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं उसी मेटल का लेते हैं, उसी मेटल के आयन का भी सॉल्यूशन लेते हैं। इट मींस जो सॉल्यूशन इसमें लेंगे वो जिंक सल्फेट लेते हैं, उसी मेटल के रॉड का, उसी मेटल के आयंस का हम लोग सॉल्यूशन भी लेते हैं, ठीक। तो जैसे ही ये रॉड, जैसे ये हम लोग रॉड इसमें डिजोल्व करते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं। पहला कि कहीं वो सॉल्यूशन में रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अगर मेटल रॉड इस सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन से रिएक्शन कर ले रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को, उस मेटल इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हमारे मेटल इलेक्ट्रोड भी टू टाइप्स के होते हैं। एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड जो कि सॉल्यूशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा वह मेटल होते हैं जो इनर्ट होते हैं, इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड, जो कि सॉल्यूशन में वो रिएक्शन ना करे, वो इनर्ट की तरह बिहेव करे। तो क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, उसमें एक जिंक का रॉड डाला, इलेक्ट्रोड डाला, मेटल इलेक्ट्रोड, और उसी के आयंस का हमने सॉल्यूशन भी ले लिया। तो जैसे ही इसमें हम लोग जिंक का रॉड डालते हैं तो ये एनोड की तरह बिहेव करने लगता है, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, एनोड, ठीक। और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब क्या होता है, जहां पे ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज हो, फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि एक और भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कापर का रॉड डालते हैं ना, उसका भी सॉल्यूशन जो लेते हैं उसी के आयंस का लेते हैं, कापर सल्फेट, ठीक। और यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे डिजोल्व करते तो ये होता है आपका कैथोड, कैथोड, ठीक। तो जे अब क्या होगा इसमें, अब हमने क्या किया, और इसको एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसमें। ये साल्ट ब्रिज ले लिया, जैसे कि KCl, NH4Cl, एगार एगार सॉल्यूशन, K2SO4, बहुत ही साल्ट ब्रिज लेते हैं। उनका अब इंपॉर्टेंस क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसमें हम दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, उस दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मेटल का रॉड लेते हैं, उसी का सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरे लोग मेटल का रॉड लेते हैं कापर, उसी का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। तो जैसे आप ध्यान सुनना ये जो जिंक है, अब ये जिंक जो जिंक सॉलिड है ये लिबरेट करेगा, जो जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड, ये Zn डबल प्लस और इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो लिबरेट करे जिंक, जो रॉड है ये Zn प्लस के फॉर्म में टूटेगा और ये लिबरेट करेगा Zn प्लस। तो इसके जो Zn डबल प्लस आएंगे ये सॉल्यूशन में इंक्रीज करते चले जाएंगे, सॉल्यूशन में जैसे ही इंक्रीज करेंगे इसमें इंक्रीज करते चले जाएंगे। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस भी इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लेना मतलब रिडक्शन। तो इसमें इस Zn सॉलिड ने अपना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दिया, Zn प्लस के फॉर्म में आया, तो इसका लिबरेट हुआ इस सॉल्यूशन में Zn डबल प्लस, इलेक्ट्रॉन गो करेगा, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मूव जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ले रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन, जो लेता है उसका रिडक्शन। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन, एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन भी हुआ लेकिन इनडायरेक्ट मैनर, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि जैसे ही जिंक सॉलिड Zn प्लस लिबरेट करता है इस सॉल्यूशन में, समय के बीतने के साथ साथ इसमें Zn प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में Zn प्लस तो रहता ही है।
इसमें भी सॉल्यूशन में भी उसके आयंस मौजूद है Zn प्लस के, और ये भी लिबरेट कर रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि अब कंसंट्रेशन बढ़ा तो उसकी इलेक्ट्रिक, अब होता क्या है कि ये जो जिंक आयन यहाँ पे अब इसके राड के नेगेटिव चार्ज और Zn के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो ये Zn डबल प्लस होते हैं यही गैदर्ड हो जाते हैं, यही इकट्ठा होने लगते हैं। तो जो फर्दर लिबरेशन होता है Zn प्लस का वो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि Zn जो जेड सॉलिड था इसने Zn प्लस लिबरेट किया, और पहले ही से इसमें Zn प्लस कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में है, तो देगा तो कंसेंट्रेशन इसकी बढ़ेगी, और कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे अब रॉड के निगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव यहीं पे जाके गैदर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास। तो अब जो फर्दर लिबरेशन होगा Zn प्लस का डबल प्लस का वो रुक जाता है उसकी, क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा, वहां जाने ही नहीं देगा, यहाँ पहले ही गैदर्ड है Zn का आयन। ठीक, तो फर्दर लिबरेशन रुक जाता है उसका, यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कापर 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें जो कापर डबल प्लस होंगे, इसमें जो कापर डबल प्लस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वहां जो आ रहे हैं तो उसको लेके कापर सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, इसमें डिपॉजिट होने लगेंगे। तो जैसे ही कापर डबल प्लस इस सॉल्यूशन में थे इलेक्ट्रॉन लेके इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे, तो इसमें SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब इसको वहां जाने पे रोकेंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब Cu डबल प्लस था तो अब वो प्लस चार्ज, तो उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तब यहाँ पे वो जाके डिपॉजिट नहीं होंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में मेंटेन नहीं रहती। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग साल्ट ब्रिज लेते हैं ये उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है, इसमें आयंस होंगे और इस तरीके से आयंस होते कोई इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो करते क्या है, इसमें जो गैदर्ड एक्सेस में Zn डबल प्लस यहाँ पे गैदर्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे, इसको ये अपनी तरफ खींचता चला जाता है। अब यहाँ पे जो एक्सेस में SO4 माइनस हुए थे ये भी खींचेगा इसकी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो एक्सेस में Zn प्लस यहाँ पे इकट्ठा हुए रहते हैं उस साल्ट ब्रिज में जो हम लोग लेते हैं, साल्ट ब्रिज में जो साल्ट लेते हैं वो अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को साल्ट ब्रिज मेंटेन करता है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उनकी बनी रहे। जो Zn प्लस यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे जिसकी वजह से वो फर्दर लिबरेशन इसमें नहीं हो रहा था Zn प्लस का, अब उसको जैसे ही अट्रैक्ट करते जाएंगे तो यहाँ से लिबरेशन भी होता चला जाएगा क्योंकि इसके पास आयन तो है ही। उसी प्रकार यहाँ पे जो SO4 माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा था उसको अपनी तरफ ही खींचे जाएंगे तो इसका भी डिपोजिशन ज्यादा होता रहेगा। तो ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू हाफ सेल, इसका भी और उसका भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते। और दूसरा साल्ट ब्रिज ट्रांसफर आयन, ये आयंस को ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक्सेस आयन जो उसमें आपके सेल में होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक्सेस आयन यानी एक्सेस में जो Zn डबल प्लस था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ना कि ट्रांसफर करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे SO4 माइनस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या रहा कि ट्रांसफर करते हैं नहीं। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज जो होता है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। दूसरी बात, ये ट्रांसफर नहीं करता, एक्सेस आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो साल्ट ब्रिज ट्रांसफर आयन यानी ये गलत हो गया, ये सही स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, इनकरेक्ट दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर। तो थर्ड आयनाइजेशन, मान लीजिए कोई एक ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है एक्चुअल में, जो जनरल अगर मैं बात करूँ जनरल, तो होता क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना, ऐसा होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ही बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना होता है एनर्जी दे के। अब वो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहेंगे तो उतना हमको निकालने में बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उतना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पॉजिटिव चार्ज ये है न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस सेल की बात करूं
तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना इसके बीच में अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा भाई निकालने में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये दोनों Q1 दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कि आयनाइजेशन एनर्जी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहेगा उतना ही ज़्यादा होगा। और कैसे डिपेंड करेगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा या उनकी दूरी जितना कम होगा। ठीक, तो होता क्या है नोबल गैस में एक्चुअल में होता है कि जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट की बातें करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो, सेकेंड की बातें करूँ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन, और तीसरा निकालूं तो आप थर्ड बोल दो उसको। तो एक्चुअल में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं शुरुआत में, अगर मैं नियॉन की बात करूं ना, नियॉन की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कभी उसको हम कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियर क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, N/P रेशियो होता है, जिसकी रेशियो मेंटेन होगी तभी जाके न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक, तो प्रोटॉन को तो हम कुछ कर ही नहीं, छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घटेगा या बढ़ेगा केवल इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसी एटम पे आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, घटता या बढ़ता क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन फिक्स होता है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो फिक्स थे, दूसरे इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और दूसरा निकालूं तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन तो सेम है, ये उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, और अगर मैं 7 एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं तो प्रोटॉन तो फिर भी सेम है। तो एक्चुअल में होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकाला, और नियॉन का जो साइज होता है बहुत कम होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हो, लेकिन प्रोटॉन फिक्स है, तो उसकी ताकत, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो नियॉन होते हैं उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ की भी ज़्यादा होती है, जैसे कि शुरुआत में, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और इनके कंपेयर में इनकी ज़्यादा हो जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा भी पाए गए हैं कि इसका जो आयनाइजेशन थेरेपी होता है नियॉन का 6122 किलो जूल पर मोल होता है, और बाकियों का 5-4 इस तरीके से होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा थे। तो क्या होता है कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसी की वजह से उसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहली बात उसकी साइज बहुत कम है, दूसरी बात अब उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इनके कंपेयर में, अब प्रोटॉन ये डोमिनेटिंग फैक्टर भी होता है। तो प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वैलेंस शेल पे, तो उतना उसको ताकत देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए। इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी नियॉन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछ रहा है, आपको पता है बेसिकली एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पहले चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6, इसमें भी 6, बट यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। तो कंपेयर करें कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो अगर मैं अभी स्टेबिलिटी बता दे रहा हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। ए का, डी का सबसे ज़्यादा, फिर ए का, फिर उसके बाद बी, और स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, सी की। ये सी की स्टेबिलिटी का आर्डर है। अब ये कैसे आया मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो इसमें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडरिंग करके बता देंगे कि सबसे कम स्टेबल तो यही होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 ही सबसे कम है। इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सब में 6 हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की इसमें बातें नहीं करेंगे, कुछ और इफेक्ट होंगे जो इसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन सब में, बी, ए, डी में सब में सेम है, तो कुछ और भी इफेक्ट होंगे। तो अगर मैं इनकी बात करूं ए और बी की,
ठीक। ए और बी की बात करूं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांस और सीस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी इस तरीके से है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बी है ये सीस और ए है ट्रांस, तो जो हमारा ट्रांस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीस, क्योंकि यहाँ पे ये सीस में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ दूर दूर हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, तो इसीलिए बी के कंपेयर में ए ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कि सी कम, क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही कम। ए और बी में कंपेयर किया तो ये हमारा ट्रांस फॉर्म है, ये हमारा सीस फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस, तो कम हो जाएगा स्टेबिलिटी। अब डी और ए में कंपेयर करूं, डी और ए में, भाई डी और ए में ऐसा कौन सा खास बात है कि ये डी ज़्यादा स्टेबल हो गया? इसमें तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की बातें भी नहीं कही जा रही है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे वो 6 पाए भी जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इसका आप हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो, वहां से आपको क्लियर पता चलेगा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डी और इनका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या होगा, जैसे एक डी का पहले करता हूं। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या होता है, सिग्मा पाई और पाई सिग्मा, तो बन क्या जाएगा, बहुत ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो कार्बन आयन बना ये कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन एक कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री का कार्बन आयन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिग्मा पाई और पाई सिग्मा इस तरीके से, तो आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ये यहाँ पे जो कार्बन आयन बना ये सेकेंड डिग्री का कार्बन आयन, ये सेकेंड डिग्री यहाँ पे प्राइमरी है 1 डिग्री का। आपको पता है कि जितना डिग्री ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतना कम होगी। यहाँ पे कार्बन आयन क्या होता है, अनस्टेबल। अब प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा लगेगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी और कम होगी। तो यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बन आयन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिग्री कार्बन है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भाई 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री होती है। तो यहाँ पे इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जब ए और डी का ड्रॉ किए हैं, तो हमारा जो डी वाला है इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है इसके स्टेबल पाया गया। क्यों? 1 डिग्री कार्बन आयन पाया गया। लेकिन जैसे हम ए में करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन आयन पाया गया वो 2 डिग्री का कार्बन आयन पाया गया। तो हमको पता है स्टेबिलिटी क्या होता है कार्बन आयन का, 1 डिग्री देन 2 देन 3 इस तरीके से होता है। तो इसीलिए डी एज कंपेयर टू ए ज्यादा स्टेबल हो गया। सी इसलिए कम था, अल्फा हाइड्रोजन कम थे। और उसके बाद और ए और बी में कंपेयर किया सीस एंड ट्रांस, और ए और डी में जब कंपेयर किया तो वहां पे डी का हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन आयन 1 डिग्री का होता है। इसीलिए अब आपको पता है कि स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी बात करूं तो सबसे ज्यादा डी देन बी, ये स्टेबिलिटी का था। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी एल्किन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है। तो क्या हो जाएगा आपका सी बी ए डी, ये कंसेप्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें तो चौथा वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट रिएक्टिव। मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल हो, रिएक्टिव होगा। तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन हेलोजन के कंपाउंड जो होते हैं हमारे, जैसे कि मैं बात करूं ICl, जैसे एक्स की बात करूं, एक्स डैश की, इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब कि हेलोजन खुद हेलोजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बना, उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये थोड़ा पोलर नेचर के होते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग हेलोजन यूज किए गए हैं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अलग अलग रहेगा। तो इसलिए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलर नेचर के होते हैं। इसीलिए ये हेलोजन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये आयनाइज्ड हो जाएंगे हाइड्रोलिसिस करने पे, क्योंकि पोलर नेचर के हैं। तो हेलोजन से
इंटर हेलोजन का जो रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा, रिएक्टिविटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पोलर नेचर के होते हैं और उनके में डिफरेंस होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी, तो उतना ही ज़्यादा वो शानदार तरीके से रिएक्टिव होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन के कंपेयर में कम हो जाते हैं। फ्लोरीन में ऐसा क्या खास बात है? एक्चुअल में देखो, जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला डायरेक्शनल नेचर, ऑर्बिटल के डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जितना कम, डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, तो टूटेगा नहीं, तो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा नहीं। फ्लोरीन में अगर मैं बात करूं F2 में, तो ये 2p ओवरलैपिंग होती है। एक ले लूं इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl की बात करूं, तो इसमें अगर 5p और 3p के बीच में होती है, ठीक, तो भाई इसमें ओवरलैपिंग तगड़ा होगा। और डायरेक्शनल नेचर p का सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा p करेक्टर होगा, परसेंटेज जितना ज्यादा p करेक्टर होगा उतना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर, और जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर तो उतना बॉन्ड की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और मिनिमम एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर तो बहुत ज्यादा है, इसमें p ऑर्बिटल ही है। और यहाँ पे एनर्जी भी सबकी सेम है, 2 ओवरलैप, और एनर्जी लेवल भी सेम है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें होना चाहिए था, बॉन्ड उतना मजबूत होना चाहिए था, तो ये टूटना नहीं चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए था। और यहाँ पे देखा गया तो उतना ज्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर तो PP सेम है, बट यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस हो गया तो इनका ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं होगा इनके कंपेयर में। लेकिन फिर भी अभी जब नहीं है तो इनको जल्दी टूट जाना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड का ओवरलैपिंग उतना ज्यादा तो है नहीं इसमें, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गई तो ओवरलैपिंग कम है। इसका ज्यादा ये टूटना ही नहीं चाहिए था। बट यहाँ होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैलेंस सेल पे होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन होने लगता है फ्लोरीन में, कि उतना ओवरलैपिंग को अपोज करने लगते हैं। तो ओवरलैपिंग उतनी शानदार नहीं हो पाती, तो बॉन्ड उतना वीक हो जाता है, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से टूट जाता है। इतना वीक हो जाता है कि इनसे भी वीक हो जाता है। जबकि मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की देख के, तो सबसे ज्यादा इनका होना चाहिए था, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए था। इसका कमजोर था तो इजीली टूट जाता, ना तो रिएक्टिव होता। बट यहाँ पे फ्लोरीन का साइज इतना छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा, कि उसके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन से एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ओवरलैपिंग उतना तगड़ा नहीं हो पाता, अपोज करते हैं। इसीलिए इसका बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है, वीक बॉन्ड हो जाता है, इससे भी वीक हो जाता है, इसीलिए ये हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, हैलोजन के कंपेयर में उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? इंटर हैलोजन पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि अलग अलग हैलोजन यूज किए गए हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, तो पोलर होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बट यहाँ पे फ्लोरीन से कम हो जाते हैं। फ्लोरीन के केस में क्या हो जाता है, इसका वीक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन Zn गोज इतना। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जो Zn वो होता है हमारा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करे, बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करे। तो अगर मैं इसकी कंपेयर करूं तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा Zn जो होता है ये Na2O से ज्यादा एसिडिक होता है। तो भाई जब ये एसिडिक हो गया तो बेस और बेस, एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा हमारा Na2ZnO2। ये सॉल्ट बना लेते हैं। ZnO एक नेचर के होते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये एसिड हो गई, ये बेस, और एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट बनाता है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये टूट के 2Na प्लस प्लस ZnO डबल माइनस देंगे। और यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्लाइटली ज्यादा एसिडिक होता है इसके नेचर में। और जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये एसिड हुआ,
और ये बेस फिर से सॉल्ट बनाएंगे। अब जब सॉल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCO3। सॉल्ट जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फिर टूटेंगे और टूट के दे देंगे आपको Zn डबल प्लस और प्लस CO3 का माइनस। अब आप बताओ, पूछा जा रहा है कि क्या जेड कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पे, तो देखो Zn गोज क्या हो रहा है यहाँ पे, एनायनिक फॉर्म में पाया गया, यहाँ पे केटानिक, तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, एनायन और केटायन। बहुत ही कंसेप्ट अच्छा था कि Zn जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड बेस दोनों उसकी तरफ उसके अंदर बिहेव करने की ताकत होती है, किसी की प्रेजेंस में अपने आप को बदलता है। तो एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है हमेशा सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, टूट के फिर ये देंगे केटायन एनायन, तो यहाँ पे एनायन के फॉर्म में पाया गया, यहाँ पे केटायन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे थर्ड राइट आंसर। यहाँ पे देखो ये केसियन, यहाँ पे 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, तो जो 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड होते हैं बेसिकली उसमें जो अगर चांस होता है SN2 का ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये SN2 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉरी SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वहाँ पे कार्बोकेटायन बनने नहीं देता, तो केसियन यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, Cn बन गया। अब Cn का इनसे जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो आपको स्टेफेन रिएक्शन याद होगा, क्या करता है कि SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके इमीन बनाता है। क्या बनाता है, इमीन, मतलब ये इमीन का फॉर्मेशन करता है, स्टेफन रिएक्शंस, ठीक। इमीन का फॉर्मेशन जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर से ये उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना लेता है, ठीक। तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो आप, RCOOR, इसका हाइड्रोलिसिस आप करो वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एक एसिड बनेगा, एक एसिड बनेगा और एक बेस बनता है, सॉरी एक एसिड बनेगा तो एक एल्कोहल फॉर्म होता है हमको, तो ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और एल्कोहल बनता है। उल्टा कर दो आप, स्टीरिफिकेशन में क्या होता है, जब हम एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, पता नहीं है ईस्टर कौन सा है हमको पता नहीं है, लेकिन उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमको इतना पता है कि या तो एसिड और अल्कोहल बनेंगे, इतना तो पता है। अब ए को बोला एसिड और बी को बोल दिया अल्कोहल। अब करा कि जो एसिड होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन, तो जो एसिड की अगर मैं बात करूं तो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो भी होते हैं, तो ये एक ही एसिड ऐसा इकलौता होता है जो तीनों देता है, फॉर्मिक एसिड। याद कर लो माइंड में कि फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारा ये टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन से और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, ये तीनों के साथ देता है। बहुत ही बिग कंसेप्ट है, ये तीनों के साथ टेस्ट दे देता है। तो यहाँ पे आप विकसित एकलौता फॉर्मिक एसिड और कोई भी एसिड नहीं, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब जो एसिड बना है वो तो पता हो गया कि यहाँ पे वो फॉर्मिक एसिड होगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एकलौता फॉर्मिक एसिड ही हमारा देता है, तो यानी कि वो जो हमारा ए होगा वो फॉर्मिक एसिड तो बनेगा, इतना तो पता हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं बी, अब कह रहा है कि बी गिव्स एसिड, फिर जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं बी का, जो बी बनेगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे पुनः फिर से वही एसिड आना चाहिए जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस किया है। तो होता क्या है, अब डिपेंड करता है कि भाई फेलिंग सॉल्यूशन ले लो आप, तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं मेथिल तो HCOOCH3 इसकी बात करें, ठीक। तो अगर इसकी बात करेंगे तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करो आप H2 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा और CH3OH। तो भाई फॉर्मिक एसिड तो इससे मिल गया, इसका जब पहले वाले ऑप्शन को लेके चला हमने तो फॉर्मिक एसिड मिल गया, अब यही फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस भी करेगा। तो क्या आप ये चेक कर लो कि इसका ऑक्सीडेशन बी, यानी ये ए था ये बी का ऑक्सीडेशन करने पे क्या फिर से बनेगा, तो बिल्कुल सही। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बन जाता है एसिड, तो ये बन भी जा रहा है हमारा, यानी कि हमारा
पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप चेक करोगे एथिल फॉर्मेट तो हमारा वो एसिटिक एसिड बनेगा, वो पुनः फिर से नहीं बनेगा एसिटिक एसिड। यहाँ पे CH3 CH2 OH आएगा और उसका जो हम लोग KMnO4 से करते एसिटिक एसिडिक बनेगा, जो कि वो हमारा होगा नहीं, इसीलिए हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो थैंक यू सो मच, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने सीखा और पूरी तरीके से हमने प्रत्येक क्वेश्चन पे बहुत ही बेसिकली एनालिसिस किया, उन छोटे छोटे कंसेप्ट को बताने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अगले वाले पेपर में ऐसे कंसेप्ट का यूज जरूर करना, क्योंकि बहुत शानदार कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं सीलिंग स्टेज का सेशन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 8, जो कि कल हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कनेक्ट हुआ था। आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें फुल सिलेबस के टेस्ट में, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए फुल सिलेबस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ये करके वो 10 सवाल देखने वाले हैं जिसमें आप लोगों ने काफ़ी मिस्टेक किया है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। देखिए, ये सवाल बच्चों का इसलिए गलत हुआ कि उन्हें लगा कि भाई डेटा देख कर ये तो अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी जा रहा है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो केवल 10% ट्रांसफर होती है। कितना? 10% टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। 10% ही केवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होती है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। केवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर 10 एनर्जी ऐसे दिया था साइंटिस्ट ने, लिंडमैन ने। इसका मतलब कहीं पर भी अगर हम पिरामिड की बात करेंगे तो इस रूल को डिनाई नहीं कर सकते, हमें इस रूल को फॉलो करते हुए ही, भले ही डेटा कुछ भी दिया हो, अगर नंबर दिए होते तो नंबर के लिए कोई रूल नहीं दिया गया है, ठीक है। किसी इकोसिस्टम में 5000, 4000, 3000 हो सकता है, लेकिन जो आप एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें 10% रूल फॉलो होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर दिया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक, प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया हुआ है। और उसके बाद आपके पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, ठीक। अगर पहला डेटा आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर का 5000 है और यहां होना चाहिए था 500, यहां होना चाहिए था 50 और यहां होना चाहिए था 5, अगर कुछ इस तरह का डेटा मिल रहा होता इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तब तो हम कह सकते थे कि अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी है, लेकिन ऐसा तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर 5000 है, प्राइमरी कंज्यूमर केवल 500 कम है और सेकेंडरी में 250 है, तो ये पिरामिड पॉसिबल नहीं है। दैट इज फोर्थ आंसर। बात को समझिए, अगर ये नंबर का पिरामिड होता, बायोमास का पिरामिड होता, इस तरह का डेटा अगर पिरामिड मतलब बायोमास के लिए नंबर की लिखा होता, तब तो आप अपराइट बना सकते थे, लेकिन एनर्जी के लिए रूल दी गई थी और ये रूल नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो दिस पिरामिड इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ। अब ये पेक्टोरल गर्डल है क्या चीज? देखिए, हमें पता है कि स्केलेटल सिस्टम हमारे ह्यूमन के केस में मेनली 2 प्रकार के, पहला एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर, ठीक, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक्सियल एपेंडिकुलर। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, एपेंडिकुलर बोन, ये होते हैं आपके गर्डल्स और लिम्स, ठीक, और लिम्ब में भी कौन? 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, और गर्डल में कौन सर जी? अब आपसे पूछा जाता है, देखिए गर्डल में एक होता है पेल्विक गर्डल और एक होता है पेक्टोरल गर्डल, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहां से है कि पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है। अब देखिए, हमारे डायरेक्टर सर एक फॉर्मूला पढ़ाते थे, PC²S², ठीक। तो ये है पेक्टोरल गर्डल और ये है क्लेविकल और ये है स्कैपुला। इसका मतलब स्कैपुला का नंबर 2 है और क्लेविकल का नंबर 2 है, तो ये हमारा आंसर यहां से सेकंड आ गया, ठीक। और पेल्विक गर्डल के लिए फॉर्मूला था PC² और ये C है कॉक्सल बोन, ठीक है।
और ये कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक, तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के फ्यूजन से ये बोन बनती है। ठीक, लेकिन ये फ्यूजन से बनी हुई एक एग्जिस्टेबल बोन है, ऐसा नहीं है कि हम 3 दूनी 6 मानेंगे इसको। बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉक्सल बोन जो है वो 1 मानी जाएगी, ना कि ये 3 मानेंगे, क्योंकि ये इसके फ्यूजन से बना है। तो 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल को मानेंगे और आंसर विल बी सेकेंड। अब एक बड़ी समस्या होती है, सर ये इलियम आई वाला कहाँ होता है और ई वाला कहाँ? देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं इलियम, ठीक है, इलियम में आपका बोन, ठीक, इलियम में बोन है। अब देखिए बोन में आई नहीं है, तो बोन में आई वाला होगा, जस्ट रिवर्स चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बोन में आई नहीं है तो उल्टा चलेंगे, आई वाला बोन में है। तो एक का याद रखिए, दूसरा आपको याद रहेगा, मतलब आई वाला जो इलियम है वो बोन में है और ये वाला इलियम ILEM ये इंटेस्टाइन में है। तो बोन का याद रखिए कि बोन के लेटर में आई नहीं है, तो आई वाला बोन आपका जो होगा इलियम बोन में है और ये वाला इंटेस्टाइन में है। तो आपका आंसर विल बी सेकेंड। अगला, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। अब देखिए जो यहां पर लिखा है रिलैक्सिन, अब रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है और ये रिलैक्सिन प्लेसेंटा से भी निकलता है। ठीक है, ये रिलैक्सिन प्लेसेंटा से भी निकलता है, ओवरी से भी निकलता है, एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से भी निकलता है, ग्रेफिन फॉलिकल से भी निकलता है। ये 3 मैचिंग आपकी सही हो गई। अब देखिए जो फॉलिकुलर फेज होता है वो सेक्रेटरी फेज नहीं होता, सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज। सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज। तो यहां से 3 मैचिंग आपकी सही हो गई, चौथा गलत है, ABC, दैट इज थर्ड सेकेंड आंसर। अब लिखा इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज। अब देखिए किसी एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ करता है, मतलब कितने बच्चे पैदा करता है ऑर्गेनिज्म के रूप में, उसे उसकी बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ, मतलब बच्चे पैदा करने की मैक्सिमम कैपेसिटी को ही हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। और इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है बायोटिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन आपका PYQ था, आप अनसॉल्व खोल के देखिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा मैक्सिमम गिविंग बर्थ टू इंडिविजुअल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है बायोटिक पोटेंशियल। अब आई माइग्रेशन क्या है? ये सपोज दैट ये एक हैबिटेट है, अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन माने तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस हैबिटेट में आए हैं, इस घटना को बोलते हैं आई माइग्रेशन। और एक दिए गए टाइम ड्यूरेशन में इस हैबिटेट से कितने गए हैं उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। तो आई माइग्रेशन आने वाले, ई जाने वाले। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है किसी दिए गए हैबिटेट में, ठीक, किसी दिए गए हैबिटेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस रिसोर्स में कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, मतलब सपोर्टिंग कैपेसिटी, वो नेचर, वो हैबिटेट कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसी को बोलते हैं उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी। तो इन दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है, बायोटिक पोटेंशियल ही इसका आंसर है। अब लिखा है ह्यूमन हार्ट और मायोजेनिक टाइप, ये बिल्कुल सही है सर। और इन ह्यूमन हार्ट इंटरकरेक्ट डिस्क, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक, अब देखिए ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक का क्या मतलब है। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ओरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, चूंकि ये मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही थ्रू मस्कुलर टिश्यू, थ्रू, ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू मस्कुलर टिश्यू, तो ये मायोजेनिक है। और एक होता है न्यूरोजेनिक, जो कि आप नॉर्मली जानते हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, थ्रू नर्वस टिश्यू। ठीक, अगर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की ओरिजिन नर्वस टिश्यू के स्टार्ट होगी तो बोलेंगे न्यूरोजेनिक, और मसल्स से होगी तो मायोजेनिक। आपको पता है कि ये काम ऐसे नोड करता है, ऐसे नोड ही हार्ट बीट की ओरिजिन करता है, तो ये तो सही है। इंटरकैलेटेड डिस्क वो स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट में जो पूरे मसल्स को एक साथ, पूरे हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने की
में हेल्प करता है, मतलब पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, स्टिमुलस जो कॉन्ट्रैक्शन का मिले वो पूरे हार्ट को एक साथ प्राप्त हो और प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हो उनके कॉन्ट्रैक्शन में पूरे हार्ट का, तो ये इंटरकैरेटेड डिस्क वो स्ट्रक्चर होती है। तो ये हेल्प करता है और ये उसकी बीटिंग हार्ट बीट की ओरिजिन को बता रहा है, इसलिए ये इसका कर्ट स्पैन नहीं है। ठीक है, तो अब आप मायोजेनिक के, अब देखिए जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट वो इनवॉलंटरी मायोजेनिक होता है, ये बात इसकी है। मतलब इनवॉलंटरी का मतलब हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन पर हमारी इच्छाओं, हमारे कॉन्शियसनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। हम चाहें या ना चाहें हमारा हार्ट अपने पेस से धड़कता रहता है 1 मिनट में 72 बार। जैसे मैं एक अपने हाथ पे, दिल पे हाथ रख लूं और कहूं नहीं मेरा मन नहीं है धड़कने का, तो मेरे मन के चाहने से क्या हार्ट रुक रहा है क्या धड़कना? ऐसा नहीं होता। तो इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। और वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट कराने या जिनके मूवमेंट के लिए हमारी इच्छाएं, हमारा कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सिबल होता है, हम अपनी इच्छाओं से उसे कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अब जैसे हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, उसोफेगस, जितने भी विसरल आर्गन या विसरल स्ट्रक्चर संरचनाएं हैं, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। हम चाह करके भी अपनी लेफ्ट किडनी को राइट नहीं कर सकते, राइट को लेफ्ट नहीं कर सकते। मेरा मन है कि मैं अपने लीवर को यहाँ ले आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन है कि मैं उसोफेगस बाहर निकाल दूँ और फिर अंदर कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वॉलंटरी मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं जो बोन्स के साथ एसोसिएट होती हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से काम कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा इस तरह से कर सकूं, ये भी मेरी इच्छा है। तो ये कॉन्शियसनेस है जो इस कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प कर रही है या इनिशिएट कर रही है। लेकिन न्यूरोजेनिक का मतलब, चूंकि ये न्यूरोजेनिक है क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे इस कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो इनवॉलंटरी वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में वो मसल्स हो और उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलेशन हमारी इच्छाओं पर हो। जैसे मेरा कर रहा है ऐसे करने का, तो जाहिर सी बात है ये भी मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा से मैं अपने लीवर को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, मेरी इच्छा से मैं अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकता, मेरी इच्छा से मैं अपने लंग्स को बाहर नहीं ला सकता। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे एक पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचा लाओ मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर मेरा अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये मेरी इच्छा है, हाँ मेरा मन है ऐसा करने का। ठीक है, तो इच्छाओं पर नियंत्रण होना, इच्छाओं पर, ये होती है वॉलंटरी। और इसी को हम लोग बचपन में छोटे थे तो बोलते थे ऐच्छिक मसल्स, अनैच्छिक मसल्स। ठीक है, इन्हीं को बोलते ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ये एक अलग संरचना है, ये एक अलग संरचना है। अब देखिए, व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट बंडल सी सेल ऑफ मैज। ये मैज C4 प्लांट है, ये तो आपको पता है, और इसमें क्रैंज एनाटमी होता है, ये भी आपको पता है। ठीक, अब क्रैंज एनाटमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, अब उसमें से ये दिया दे हैव न्यूरस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बुक में लाइन लिखी है। और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, ये भी सही है। लेकिन देयर वॉल्स आर नॉट इम्परवियस, ये गड़बड़ है भाई। इम्परवियस होता है और देयर वॉल्स आर थिक, तो ये थर्ड, ये बुक की लाइन थी, आप क्रैंज एनाटमी जहाँ दी हुई है आप प्रॉपरली पढ़ सकते थे। ठीक है, और इसी को हम C4 प्लांट कहते हैं, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है और ये मोर एफिशिएंट होता है C3 प्लांट के रेफरेंस में। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। अब यहाँ देखिए, आपको पता था नॉर्मली ईयर में 3 मेनली एक्सटर्नल, ठीक है, ईयर के मेन एक्सटर्नल, उसके बाद मिडिल, उसके बाद इंटरनल, ये 3 ईयर थे मेनली, एक्सटर्नल मिडिल। अब एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, पिन्ना, ईयर पिन्ना और ऑयट्री कैनाल, ऑयट्री कैनाल, और उसके बाद स्ट्रक्चर था आपका टिम्पैनम, ठीक है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं। ठीक, और मिडिल ईयर में जो थी वो ईयर ऑसिकल्स थी, ये आपको पता है, ईयर ऑसिकल, जिन्हें हम मैलियस, ठीक है, मैलियस इंकस और स्टेपीज, ये होती हैं। और इंटरनल ईयर में जो थे वो था ऑटोलिथ, ऑटोलिथ आर्गन। ठीक है, नहीं ये नहीं, इंटरनल ईयर में होता है वेस्टिबुलर ऑपरेटस, वेस्टिबुलर ऑपरेटस। ठीक, और कॉक्लिया, ये इंटरनल ईयर में है, इनका काम बैलेंसिंग था। ठीक, इसका काम हियरिंग में था। ठीक, और वेस्टिबुलर ऑपरेटस में 2 स्ट्रक्चर थे, कौन सा, ऑटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ऑटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल। और कॉक्लिया में आपके स्केला टिम्पेनाई, ठीक है, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुली, रेजिनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो स्केला टिम्पेनाई, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुली, रेजनर में बेसलन एक कॉक्लिया में थे, और ऑटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल ये वेस्टिबुलर में था। अब इतने स्ट्रक्चर में देखिए क्या मैच कर रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटरनल ईयर नहीं, ये तो गलत है सर जी। और मैलियस स्टिपिल ये मिडिल ईयर है, बिल्कुल सही है। और रेजनर मेम्ब्रेन इंटरनल ईयर ये भी क्यों, क्योंकि इंटरनल ईयर में कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया में रेजनर स्टिपिल, बिल्कुल सही है। और ऑटोलिथ इंटरनल ईयर से मैच करेगा तो ये गड़बड़ है। अब यहाँ से हमें 2 मैचिंग सही दिख रही है सर, और ये 2 हमारा यहाँ है, आंसर चौथा है। अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ट्रू प्लेसेंटा। अब देखिए ट्रू प्लेसेंटा, देखिए जब मैमल की आप बात करते हो, ठीक है, मैमल, तो इनमें भी 3 कैटेगरी, पहला प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, फिर उसके बाद मेटाथीरिया, ठीक है, और उसके बाद आता है यूथीरिया। अब इसी यूथीरिया वाले मैमल्स को ही हम ट्रू प्लेसेंटल मैमल बोलते हैं, ठीक है, ट्रू प्लेसेंटल मैमल, ठीक, इन्हीं को हम ट्रू प्लेसेंटल मैमल बोलते हैं। अब मेटाथीरिया को ही हम मार्सुपियल कहते हैं, ठीक, इनमें ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता। इसका मतलब जब ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट की बात करेंगे तो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया की हम बात करेंगे। और प्रोटोथीरिया का एग्जांपल है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, और मेटाथीरिया मार्सुपियल होते हैं, जिसका पूरा एक चार्ट, पूरा का पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे कोला, नम्बेट, सोग्लाइडर ये सब थे। तो पहले कोला, सोग्लाइडर और नम्बेट ये तीनों मार्सुपियल हैं, तो इनमें ट्रू प्लेसेंटा तो नहीं होगा। और ये लीमर और फ्लाइंग ये आपके प्लेसेंटल मैमल हैं। जो प्लेसेंटल मैमल का चार्ट आपकी बुक पे बना हुआ है उनमें ट्रू प्लेसेंटा है, ये बात याद रखिए। जो प्लेसेंटल मैमल का चार्ट बना है बुक में उनमें ट्रू प्लेसेंटा है। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए बी सी, आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। तो जब ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट की बात करेंगे तो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया लेंगे, ठीक है। तो आपको चार्ट के एनिमल्स के नाम याद होने चाहिए थे। अगला, अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट। देखिए ये सवाल गलत इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को 784 तो याद रहता है, लेकिन आप ये भूल गए क्वेश्चन में प्लांट पूछा गया है। पहले इसका आंसर पहला ही था, बाद में इसको प्लांट मैंने ही उसमें धीरे से लगाया है ताकि आप लोग का आंसर बदल जाए। तो प्लांट पूछा गया है तो आंसर में थर्ड, क्यों, क्योंकि इस लिस्ट में ये बताया गया था कि टोटल तो 784 हैं, लेकिन इसमें वर्टिब्रेट जो है, वर्टिब्रेट वो 338 इनवर्टिब्रेट, ठीक है, उसमें 359 और प्लांट 87। मतलब ये लिस्ट ये कहती है कि टोटल 74 थे, जिनमें वर्टिब्रेट 338, इनवर्ट 339 और प्लांट 87 थे। तो आपका क्वेश्चन प्लांट के रेफरेंस में था, इसलिए आपको आंसर थर्ड लेना था, ठीक है। तो आंसर पहला नहीं, आंसर थर्ड है। ठीक से आप लोगों ने पढ़ा नहीं, यहाँ प्लांट पूछा गया था। अगला देख, कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। और कैल्शियम आयन हेल्प इन कन्वर्जन प्रोथर्म, ये भी सही है। ये इसका अटैचमेंट है और आंसर इट 4। अब इसको देखते हैं क्या चाहिए। देखिए आपको मालूम है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ये कैस्केड प्रोसेस है, इसमें वेराइटी ऑफ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से बहुत सारे आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो ब्लड तो हमारे शरीर में ही अंदर ही क्लॉट कर जाएगा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सारे के सारे ब्लड फैक्टर को हम इनएक्टिव रखेंगे, और जब कहीं ब्लीडिंग होगी या कटिंग होगी तो हम उन्हें एक्टिव करेंगे बाय द वेराइटी ऑफ रिएक्शन। और जब रिएक्शन होते हैं उनको कैटलाइज करने के लिए एंजाइम होते हैं, एजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं से है। देखिए आपको मालूम है कि एक होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक, और ये फाइब्रिनोजेन बदलता है फाइब्रिन में जब ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायर्ड होती है। और ये कैसे बदलता है, थ्रोम्बिन के हेल्प से। इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है थ्रोम्बिन, ठीक। इसका मतलब थ्रोम्बिन जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, और ये फाइब्रिन जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इतना तो समझ में आता है सर जी। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन ने बदलना, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदलने के लिए कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक, थ्रोम्बोकाइनेज, ये दो ऐसे एजेंट हैं जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम आयन हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन में, तो इनडायरेक्टली कैल्शियम हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन में, और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि कैस्केड प्रोसेस में वेराइटी ऑफ फैक्टर एक साथ इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अकेला सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
ठीक है, तो कैल्शियम आयन हेल्प इन, ये बात सही है। अगर इस सेंटेंस में ये लिखा होता कि कैल्शियम आयन अलोन इटसेल्फ प्ले ए मेजर रोल, तो गलत होता। इस रिएक्शन को पूरा का पूरा कैल्शियम आयन कैटलाइज नहीं कर रहा है, ये थैम्बोकाइनेज के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा है। तो मैंने सेंटेंस में सिर्फ हेल्प लिखा है, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का सेशन यहाँ से समाप्त हुआ। मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, और टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी बेहतर हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।